नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वीडियो वायरल करने वाले अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहरसा के माध्यमिक शिक्षा डीपीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो वायरल किया गया था। 20 फरवरी को के पाठक ने वीसी की थी। जांच के बाद स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। डीपीओ रजनीश झा ने अपनी गलती मानी। वीडियो वायरल होने पर बवाल मचा हुआ था और इस मामले में कार्रवाई हुई है। वायरल वीडियो पर सदन में भी बवाल मचा था। निलंबन के दौरान दरभंगा में सेवा देंगे। आरडीडी ऑफिस दरभंगा में ये सेवा देंगे। तो डीपीओ रजनीश झा ने भी अपनी गलती मानी कि वीडियो वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो मामले में डीपीओ सस्पेंड किए गए हैं और फिलहाल निलंबन के दौरान दरभंगा में ही ये सेवा देंगे। आरडीडी ऑफिस में ये सेवा देंगे। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 20 फरवरी को के पाठक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वीसी की थी, माफ कीजिएगा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शिक्षकों से जुड़े थे, उसका एक वीडियो वायरल किया गया था और उसी वायरल वीडियो पर सदन में जमकर हंगामा हुआ था। जब जांच की गई तो उसमें यह माना गया कि डीपीओ ने इस वीडियो को वायरल किया था, जिन्होंने अपनी गलती भी मान ली है और ऐसे में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और पटना से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जल्द होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की पोस्टिंग जल्दी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर से ही आवंटित होंगे स्कूल और सीधे डीईओ नहीं कर सकेंगे पोस्टिंग। अधिकांश पोस्टिंग शहरी इलाके में हो सकता है। शिक्षकों को अपना जिला भी मिल सकता है। करीब 70 से 80% को अपना जिला मिलना संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों को मिल सकता है इसका लाभ। मेरिट कम चॉइस का लाभ भी उन्हें मिल सकता है। 15 मार्च तक ये रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो यानी जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है नियोजित शिक्षकों की, जल्द ही उसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आएगा और साथ ही पास करने वालों की जो पोस्टिंग है वो जल्दी हो जाएगी। करीब 70 से 80% लोगों को अपना ही जिला मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जिसकी मांग शिक्षकों की तरफ से की भी जा रही थी। और इस बीच मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 15 साल से बंद पड़े प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई है और इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना सामने आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रिंटिंग प्रेस की दुकान और इस दुकान में कैसे अगलगी की घटना सामने आई है। कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा था और 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि ये दुकान बंद पड़ी थी। बताया जा रहा है कि 15 साल से ये दुकान बंद थी। जो है इसमें स्टोर है किया हुआ, प्रिंटिंग प्रेस है इसमें लगा हुआ, जिसमें कि प्रिंटिंग प्रेस के साथ बहुत सा कागज रखा हुआ है। अच्छा, इसको और इसमें और भी कुछ सामान है बहुत सारा। हाँ, जो कि अब पता चलेगा कितना डैमेज हुआ है, देखने के बाद ही ना मालूम। आग लगने का कुछ कारण? आग लगने का कारण क्या है, कोई जानबूझ के कोई लगाया है आग। कितने की नुकसान तो आग नहीं लगता, कम से कम 10 लाख का सामान होगा। आपको कैसे पता चला कि आग लगा? हमको, हम घर में सोए हुए तो कोई फोन करके बताया जी कि देखिए वहाँ धुआं निकल रहा है। अच्छा, तब फिर हम यहाँ करके देखे तो देखे कि आग लगा हुआ है। यहाँ पर दमकल की गाड़ी आई हुई थी और उसके बाद ये लोग अपना काम कर रहे। इसके अंदर क्या क्या और सामान था प्रिंटिंग प्रेस के? बहुत तरह का सामान था। दुकान जो था हम लोग का, उसमें बहुत तरह का सामान होता था। सब सामान था। सूचना हमको मिला है रात्रि 12:16 पर पेट्रोलिंग थाना के पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा 12:18 में वहाँ से एक गाड़ी निकली। एक गाड़ी पहुँचने के बाद बताया गया ड्राइवर की तो बड़ी आग है, दूसरी गाड़ी भेजा जाए। तो 2 बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी के सहयोग से आग को लगभग बुझा दिया गया है। अच्छा, कितने घंटे लगे भैया करते हैं? घंटे के तो 12 लगभग 2 घंटा। 2 घंटा लगभग 2 घंटा आग लगी बुझाने में। अभी क्या स्थिति है भैया? अब आग बुझ चुकी है। तो अब आग बुझ गई है। अब ये मकान पहले से बंद था जी, इसलिए काफी दिक्कत हुआ। शटर दीवार तोड़ करके अपने से बुझाना पड़ा। अच्छा।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर निशाना साधा था, जिस पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। अब देखिए, पीएम के समर्थन में बीजेपी के नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो बदल लिया है और मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिख रखा है। और सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद ने पीएम पर व्यक्तिगत हमला कर सेल्फ गोल कर लिया है? परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। 2024 की लड़ाई परिवार पर आई। पटना के गांधी मैदान में हुई जन विश्वास रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के परिवार का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी की। इसके बाद बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। पहले लालू प्रसाद का बयान सुन लीजिए, जिस पर हंगामा मचा है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू के बयान पर पीएम मोदी ने बिहार की राजधानी पटना से करीब 1150 किलोमीटर दूर तेलंगाना के आदिलाबाद से पलटवार किया। पीएम मोदी ने लालू के बहाने पूरी इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के नेता सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, लेकिन मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। पीएम मोदी पर लालू की तरफ से की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ने मुहिम छेड़ दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कई रैलियों में चौकीदार चोर है का नारा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नाम से ऐसी मुहिम शुरू की कि पूरा चुनावी माहौल ही बदल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर वैसा ही माहौल दिख रहा है। सवाल है कि क्या हमेशा की तरह मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर विपक्ष एक बार फिर फंस चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवारवाद पर देश के पीएम मोदी हमेशा प्रहार करते रहते हैं। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बताया है। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। पीएम मोदी 6 मार्च को एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बेतिया हवाई अड्डा मैदान में पीएम की यहां सभा होगी, तो जिसमें वे रेलवे और पेट्रोलियम के साथ ही करीब 20,000 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें रक्सौल में व्यावसायिक हवाई अड्डा का निर्माण भी शामिल होगा। रक्सौल में हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्र की ओर से राशि का आवंटन भी हो चुका है। 1000 करोड़ के रेलवे की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। बेतिया में ही इलेक्ट्रिफिकेशन, गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक का विद्युतीकरण बेतिया में हुआ था।
वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर तक के दोहरीकरण का शिलान्यास भी बेतिया में हुआ था। इसके 90% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी बेतिया से ही कर रहे हैं और वाल्मीकि नगर से गोरखपुर का भी जो रेलवे लाइन डबलिंग का पैसा दिया जा रहा है उसका भी शिलान्यास बेतिया से ही हो रहा है। पटना के रविंद्र भवन में नारी शक्ति सम्मान अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता को सम्मानित किया गया। और नारी शक्ति के लिए केंद्र और बिहार की सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की चर्चा की गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जाति के जहर ने राज्य को विकास के रास्ते में काफी पीछे धकेल दिया है। आगे उन्होंने कहा कि आजादी के समय बिहार सभी मायनों में काफी आगे था। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर हाल में राज्य में माफिया राज और गुंडा तत्वों को खत्म करने के लिए कानून लाया गया है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार रात के 12 बजे भी सड़क पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सरकार पूरे राज्य में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, गांव के चौक चौराहे हो या धार्मिक स्थल, सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की उन्होंने बात कही ताकि अपराधी किसी दुस्साहस की हिम्मत नहीं जुटा सके। जातीय जहर के लहर के कहर से लोग अधिकार की बात करते हैं, सत्ता हथियाने के लिए अलग अलग भूमिका बनाते हैं, नौटंकी करते हैं। सत्ता में किस तरह से हम पद को प्राप्त कर लें, इसके लिए समाज के अंदर उन्माद पैदा करते हैं, अपने जात से बाहर नहीं निकल पाते। जातीय जहर का परिणाम है कि विश्व आगे बढ़ गया। देश में कई राज्य जो जातीय जहर से मुक्त हुआ वो आगे निकल गया, लेकिन मेरा बिहार क्यों पिछड़ गया? और ऐसा कानून बनाया है ये सारे माफिया को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। कोई माफिया बिहार में नहीं रह सकता, कोई गुंडा राज स्थापित नहीं कर सकता। हमारी बहनें स्वतंत्र तौर पर रात के 12 बजे भी घूम सके, इसकी चिंता करनी है। और अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी कानून लाया। बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे। 2014 से हमारा प्रयास था, पटना में हमने शुरू किया था कि पटना की सड़कों पर हमने सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू किया था। इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्था है, जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, सबके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा और रोड साइड पर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। रोड पर कोई अपराधी जाए तो उसको ट्रेस करने का काम कर सके। गांव में भी हमने पंचायतों को निर्देश दिया है, गांव में सभी चौक चौराहे पर, धार्मिक स्थानों पर, मंदिर है, मठ है, जहां हमारी बहनें जाती हैं उनको चिन्हित कीजिए, उन सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाओ। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर है, आज छपरा आएंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। तो 6 साल में पहली बार बिहार निर्मला सीतारमण आ रही हैं। जेपी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। बेनिफिशियरी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वो बिहार आ रही हैं। वित्त मंत्री कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभार्थियों से रूबरू होते हुए जानकारी भी लेंगी। बिल्कुल, तो 6 साल में पहली बार बिहार आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जेपी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और इसके लिए बड़ी तैयारी भी की गई है। प्रोग्राम के तहत वो बिहार आ रही हैं। दरभंगा में लोकसभा चुनाव से पहले जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पिछले कुछ दिनों से अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। जिले के एसएसपी भी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं। दरअसल पुलिस आम लोगों के बीच सुरक्षा भाव जगा रही है, वहीं बदमाशों को चेता भी रही है कि गड़बड़ी करने पर किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को एक सीआईएसएफ फोर्स मिला हुआ है। दूसरा एसएसबी कंपनी भी 2-3 दिन में आ जाएगा, 7 तारीख को आने वाला है। तो हम लोग अभी आज से हमारा जो सीआईएसएफ का जो कार्रवाई है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज अभी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सूची बना ली है, जो वारंटीज का लिस्ट है और जो केस में वांटेड होते हैं उनका लिस्ट बना लिए हैं।
और कुछ सेंसिटिव प्लेसेस हम लोग चेक कर लिया है। व्हीकल चेकिंग, एरिया डोमिनेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलता है। हम लोग प्लान कर लिए, ये आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां 2 भाई को अपराधियों ने गोली मारी है। मौके पर एक की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। तो जमीन विवाद में हत्या का आरोप लग रहा है। गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है और फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नौबतपुर के शेखपुरा की घटना बताई जा रही है। तो 2 भाई को अपराधियों ने गोली मारी है। नौबतपुर के शेखपुरा की घटना सामने आई है। मौके पर एक की मौत, एक घायल है। तो दानापुर से सूचना मिली कि ग्राम शेखपुरा में 2 व्यक्ति को गोली लगा है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थाना वहां पहुंचा तो पाया गया कि शेखपुरा गांव के 2 व्यक्ति, एक का नाम जैनेंद्र तथा दूसरा विपेंद्र को गोली लगी, जिसे ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल को सर्च किया गया तो घटनास्थल से 5 गोली का खोखा बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया मामला 2 पक्षों में जमीन विवाद लिखवाने को लेकर बताया जा रहा है तथा अन्य बिंदुओं पर भी जांच किया जा रहा है। जमुई सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के नहीं रहने की शिकायत पर जिले के डीएम राकेश कुमार खुद सिविल सर्जन के साथ अचानक पहुंच गए। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गायब थे और वहां मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल के अधीक्षक पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार डीएम को सूचना मिली कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं है। इसके बाद निरीक्षण करने वो खुद पहुंच गए। डीएम ने डॉक्टरों का रोस्टर देखा और अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई भी की है। डीएम की इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। इसका बोलिए ना, नाम तो याद होगा ना, कौन कौन डॉक्टर अभी है? इनकी ड्यूटी है। कहाँ है घनश्याम? नहीं आया है? कहाँ नहीं आया? सिंगल एक डॉक्टर का, एक डॉक्टर का है। कहाँ नहीं है घनश्याम? आप आइए, आप आइए। हमेशा काम सुनते हैं। देखिए हम उस पर एक्शन वेतन रुकेगा और आप पर भी हम एक्शन लेंगे। आप यहाँ कंटिन्यू रहिए जब तक पेशेंट हम ठीक। मुजफ्फरपुर से नेपाल जाने वाले यात्रियों को अब परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि जोगबनी एक्सप्रेस का मुजफ्फरपुर में ठहराव शुरू हो गया है। दानापुर से जोगबनी एक्सप्रेस का मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत किया गया। दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मुजफ्फरपुर में इसका 5 मिनट स्टॉपेज होगा। दानापुर से खुलकर मुजफ्फरपुर होते हुए सुबह 4 बजे जोगबनी पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर यह ट्रेन शाम 7:40 पर पहुंचेगी। और ये पहली गाड़ी आज फर्स्ट डे है, इसलिए हम उसका वेलकम किए हैं। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को माला पहनाया है और वेलकम किया है हम लोगों ने लोगों का। कहाँ का ट्रेन का ठहराव होगा सर? इसका समस्तीपुर में है और फिर आगे में इसका ठहराव दिया गया है। इधर आपका सोनपुर समस्तीपुर का ठहराव। यात्रियों को सुविधा मिलेगी? दानापुर से एक सीधी ट्रेन जोगबनी के लिए मिल जा रही है। और न्यूज़ 18 बिहार